नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो मोदी सरकार जातिगत जनगणना करवाने वाली है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जातिगत जनगणना में सिर्फ हिंदुओं की जाति नहीं पूछी जाएगी, बल्कि मुसलमानों की भी जाति पूछी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मुसलमानों में तो जातियां होती ही नहीं है। मुसलमानों में ना कोई अगड़ा है, ना कोई पिछड़ा। इस्लाम तो समानता का मजहब है और इसमें कोई छुआछूत भी नहीं है, लेकिन आप यही मात खा जाते हैं। दरअसल हमारे देश की सोच पर पिछले 75 साल से कब्जा करे बैठे एक इकोसिस्टम ने हमें कभी यह बताया ही नहीं कि मुसलमानों में भी जातिवाद है। जाति के आधार पर मुसलमानों में भेदभाव होता है आपसी, और जाति के नाम पर मुसलमानों में छुआछूत भी होती है। इतना ही नहीं, निचली जातियों के मुसलमान यानी पसमंदाओं का आरोप है कि उच्च वर्णीय मुसलमान यानी अशराफ उनका हक छीन रहे हैं। अब जब जाति जनगणना होगी तो पूरा सच सामने आ जाएगा। इसलिए आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि मुस्लिम वोट बैंक पर कैसे होगी जाति जनगणना की स्ट्राइक, कैसे अब पसमानदा मुसलमानों को मिलेगा इंसाफ, जाति जनगणना से कैसे पता चलेगा मुसलमानों की जाति व्यवस्था का पूरा सच, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने कैसे किया था मुस्लिम जातिवाद पर प्रहार, और डॉक्टर अंबेडकर खुद कैसे हुए थे मुसलमानों के हाथों छुआछूत के शिकार। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो आजादी के बाद पहली बार देश में जाति जनगणना होने वाली है, और सरकार के जातिगत जनगणना के फैसले से एक तरफ जहां हिंदू जातियों का आकलन होगा, वहीं पहली बार मुस्लिम समुदाय की जातियों की भी गिनती होगी। इस बार की जनगणना में पसमानदा मुसलमानों की गिनती ओबीसी कैटेगरी के तहत करने की तैयारी है। अब तक मुस्लिम समुदाय को एक धार्मिक समूह के रूप में गिना जाता रहा, इसलिए पसमानदा मुसलमानों के आंकड़े जुटाने को बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पसमानदा मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के ठोस आंकड़े सामने आएंगे। अब तक पसमानदा मुसलमानों की जातिगत आधार पर गणना नहीं होने से इनकी आवाज अनसुनी कर दी जाती रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जाति जनगणना से अब मुस्लिम समुदाय के आंकड़े सामने आ जाएंगे, और उन आंकड़ों के आधार पर पसमानदा मुसलमान भी अपने संख्या बल के आधार पर अपनी भागीदारी की मांग मुस्लिम समाज के अंदर कर सकेंगे। मुस्लिम समुदाय की जाति पूछने के पीछे मकसद यह बताना है कि जब डेटा आएगा तो पता चल सकेगा कि कैसे पूरा मुस्लिम समाज पिछड़ा नहीं है, बल्कि मुसलमानों में कुछ वर्ग हैं जिनका विकास या उत्थान नहीं हो सका है। यही वजह है कि पसमानदा समाज के नेता और कार्यकर्ता सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। आप भी सुनिए उनका इस पर क्या कहना है, फिर हम आपको बताएंगे इस पसमानदा समाज का पूरा सच। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मुस्लिम समाज में, चूंकि सामाजिक न्याय की दृष्टि से देखें तो मुस्लिम समाज बहुत ही पिछड़ा हुआ है। मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए मुस्लिम जातियों की गिनती बहुत ही आवश्यक है। इसको हम बहुत ही सकारात्मक रूप में देखते हैं। यहाँ बस मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि सिर्फ जो ओबीसी लॉट के अंदर मुसलमान आते हैं, सिर्फ उनकी गिनती नहीं होनी चाहिए। जो मुस्लिम समाज में जो आदिवासी और जो दलित जातियाँ हैं, उनकी भी गिनती होनी चाहिए। डाटा इकट्ठा हो, उस पर फिर जो है पसमानदा लोगों के लिए, बेहतरी के लिए काम किए जाएं, उनके शिक्षा के लिए और आर्थिक सामाजिक स्थिति को बेहतर करने के लिए, उनके विकास और डेवलपमेंट तरक्की के लिए काम हो, ताकि ये जितने भी बिरादरियां हैं उन बिरादरियों को एक मकाम और एक हैसियत मिल सके। आइए अब आपको बताते हैं कि इस देश में मुसलमानों के अंदर जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है। दरअसल यह गलतफहमी फैलाई जाती है कि भारत के मुसलमानों के अंदर जाति व्यवस्था नहीं है। हकीकत में भारतीय मुस्लिम समाज में जाति व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी है। इस सच्चाई को सब जानते हैं, लेकिन कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है। और इतना ही नहीं, भारत के मुस्लिम समाज में जाति के आधार पर जमकर भेदभाव भी होता है, और इस भेदभाव के सबसे ज्यादा शिकार बनते हैं पसमानदा मुसलमान।
आज हम आपको भारतीय मुस्लिम समाज में मौजूद घनघोर जाति व्यवस्था का और छुआछूत का पूरा सच विस्तार से बताएंगे। लेकिन उसके पहले सबसे जरूरी यह है कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि पसमानदा मुसलमान आखिर कौन होते हैं। भारतीय मुसलमानों में भी जाति व्यवस्था है और मुस्लिमों के उच्च वर्ग या सवर्णों को अशराफ कहा जाता है। वहीं जो मुसलमानों में पिछड़ी और दलित मुस्लिम जातियां हैं उन्हें पसमानदा कहा जाता है। पसमानदा मुसलमान भारत के उन मुस्लिम जातियों को कहा जाता है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। पसमानदा समाज के साथ मुस्लिम समाज के अंदर भेदभाव होता है। आपको बता दें कि पसमानदा शब्द जो है वो फारसी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पीछे छूटे हुए या दबे हुए लोग, यानी वो मुस्लिम जो दबे हुए हैं, पीछे छूट गए हैं, उन्हें पसमानदा कहा जाता है। पसमानदा शब्द मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम समाज के उस बड़े हिस्से को प्रकट करता है जो उच्च वर्गीय अभिजात अशराफ मुसलमानों से अलग होते हैं। पसमानदा मुसलमानों में ज्यादातर निम्न और मध्यम वर्ग की जातियां शामिल हैं, जिन्हें अजलाफ और अर्जाल श्रेणियों में बांटा जाता है। पसमानदा सामाजिक कार्यकर्ता फैयाज अहमद फैजी बता रहे हैं कि आखिर ये पसमानदा मुसलमान कौन है और उनका इतिहास क्या रहा है। पसमानदा मुसलमान प्रायः हम जो ओबीसी और एससी एसटी से जो कन्वर्टेड मुसलमान होते हैं उनको हम देशज पसमानदा मुसलमान कहते हैं। कालांतर में आप देखेंगे कि जो हिंदू धर्म से या जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म या जो भी भारतीय धर्म थे उनसे कन्वर्टेड जो हुए हैं, जो स्वशकार जातियाँ रही हैं या कामगार जातियाँ रही हैं या जनजातीय समाज रहे हैं, उनको मिला के हम देशज पसमानदा कहते हैं। देशज पसमानदा समाज का जो इतिहास है वो मुसलमानों के आने के साथ जब इस्लाम धर्म यहाँ आया और उसमें किसी प्रकार से बहुत से उसके कारण हैं कि वो दीक्षित हुए उस इस्लाम धर्म के अंदर, और बाबा कबीर से लेके और आधुनिक काल तक आप चले आइए तो सामाजिक न्याय के लिए और बराबरी के लिए जो देसी मुसलमान रहे उनका एक संघर्ष रहा है। तो आपने ये शेर तो जरूर सुना होगा कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मशहूर शायर और पाकिस्तान की विचारधारा के जनक अल्लामा इकबाल इस शेर के जरिए यह बताने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम धर्म के सभी मानने वाले बराबर हैं और उनमें किसी प्रकार की कोई ऊंच नीच नहीं है। लेकिन क्या सच में मुस्लिम समाज ऐसा ही है जहां कोई जाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं और सभी बराबर हैं? और क्या वहां भी समाज के सभी वर्गों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है? तो आइए हम आपको बताते हैं कि मुस्लिम समाज की जातियों का पूरा सच क्या है। और यह पूरा सच अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में नहीं बताया। असली सच यह है कि मुस्लिम समुदाय की जो जातियां हैं वो 3 प्रमुख वर्गों और सैकड़ों बिरादरियों में बटी हुई हैं: अशराफ, अजलाफ और अर्जाल। अशराफ यानी उच्च वर्ग, इसमें सैयद, शेख, तुर्क, मुगल, पठान, मुस्लिम राजपूत, त्यागी मुस्लिम आते हैं। अशराफ समुदाय स्वर्ण हिंदुओं की तरह मुसलमानों में तथाकथित संभ्रांत समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा वर्ग अजलाफ मुसलमानों का है, इसमें अंसारी, कुरैशी, मंसूरी, सलमानी, मलिक, गुर्जर, गद्दी, घोसी, राइन, दर्जी, मनिहार और सैफी जैसी ओबीसी जातियां शामिल हैं। और अब आपको बताते हैं अर्जाल के बारे में, यानी मुसलमानों में अति पिछड़ी जातियां। इनमें धोबी, मेहतर, अब्बासी, भटियारा, नट, हलालखोर, बख्खो, मोची, भाट, ढपाली, पमरिया और नालबंद जैसी मुस्लिम जातियां शामिल हैं। अजलाफ और अर्जाल कैटेगरी में शामिल मुसलमानों को ही पसमानदा मुसलमान कहा जाता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि पसमानदा मुसलमानों की कुछ प्रमुख जातियों के बारे में। ये कौन सी जातियां? देखिए, पसमानदा मुसलमानों में सबसे बड़ी और प्रभावी जाति है संख्या के आधार पर अंसारी। ये बुनकर समुदाय है जो कपड़ा, कालीन, साड़ी की बुनाई का पारंपरिक काम करते हैं। इसके बाद मंसूरी धुनिया जो कपास को साफ करने का काम करते हैं। इसके बाद आपने कुरैशियों का नाम सुना होगा, यह कसाई होते हैं और मांस से जुड़ा कारोबार करते हैं। इसके बाद आते हैं सलमानी यानी नाई समुदाय जो बाल काटने और उससे जुड़े पेशे से जुड़े काम करते हैं। इसके बाद है राइन, यह समुदाय पारंपरिक तौर पर सब्जी बेचने का काम करता है। इसके बाद मुस्लिम तेली समाज को मलिक के नाम से जाना जाता है और यह समुदाय तेल निकालने के काम से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आते हैं घोसी,
घोसी जो होते हैं वो दूध बेचने वाले होते हैं, या आप कह सकते हैं ग्वाला समुदाय से वो लोग आते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण जाति मुसलमानों में और होती है, उसका नाम होता है इदरीसी, दर्जी, यानी कपड़े सिलने का ये लोग काम करते हैं। इसके बाद आती है सैफी बिरादरी, लकड़ी और लोहे के ये कारीगर होते हैं, और लोहार और बड़ाई समुदाय जो ये काम करता है। इसके बाद होते हैं सैफी कहे जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं भिश्ती जो पानी ढोने का काम करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं रंगरेज जो कपड़े रंगने का काम करते हैं। फिर आते हैं हलाल खोर, हलाल खोर यानी हलाल का खाने वाला। लेकिन यह सिर्फ एक अलंकार नहीं है, बल्कि मुस्लिम समाज में मौजूद एक जाति का नाम है, जिनका पेशा नालों सड़कों की सफाई करना है और मैला ढोना है। इसके बाद धोबी आते हैं जो कपड़े धोने का काम करते हैं। फकीर भी होते हैं, मुसलमानों में एक जाति होती है जो गरीब तबका है, जो भीख मांगकर गुजारा करता है। और इनके अलावा भी मुस्लिम समाज में भटियारा, शाह, बंजारा, मुकेरी, ढपली, नट, पमरिया, भटिया, भाट, मदारी, चूड़ीहार, बखो, गद्दी और लाल बेगी समेत कई और पसमानदा जातियां हैं। हालांकि मुसलमानों में इनके लिए दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो जिन लोगों को सिर्फ हिंदू धर्म में ही जाति व्यवस्था की बुराई दिखती है, वो अक्सर कहते हैं कि हिंदुओं का स्वर्ण समाज जातिगत जनगणना का विरोध कर रहा है। लेकिन ये लोग कभी ये नहीं बताते कि जातिगत जनगणना की खबर पर भारतीय मुसलमानों में कथित तौर पर स्वर्ण माने जाने वाले शेख, सैयद, सिद्दीकी, मुगल, मिर्जा और पठान क्या बोल रहे हैं। दरअसल पूरे भारत में यह झुंझुना बजाया जाता है कि मुसलमानों में जाति व्यवस्था है ही नहीं, जिससे आम लोगों का पूरा ध्यान हिंदुओं की जाति व्यवस्था को कोसने में लगा रहता है। हर चुनाव से पहले यह बताया जाता है कि किस सीट पर कितने ब्राह्मण, कितने बनिया, कितने ठाकुर, कितने यादव, कितने जाट, कितने गुर्जर, कितने कुर्मी, कितने दलित, कितने आदिवासी मौजूद हैं, कितने वोटर हैं। लेकिन कभी मुसलमानों के जातिगत आंकड़े पेश नहीं किए जाते। इसलिए आज हम आपको कुछ आंकड़ों के जरिए मुसलमानों के अंदर मौजूद जाति व्यवस्था और पसमंदाओं के साथ होने वाले नाइंसाफी के बारे में पूरा सच बताते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में कुल मुस्लिम आबादी में से पसमंदाओं की आबादी 80 से 85% है। और आज से 154 साल पहले 1871 में हुई जनगणना के अनुसार भी 81% मुसलमान निचली जातियों से यानी पसमानदा थे, और केवल 19% मुसलमान तथाकथित उच्च जातियों से थे। अगर हम वर्तमान की बात करें तो बिहार में हुए जातिगत सर्वे में जो 2023 में हुआ था, उसमें 73% जो मुसलमान थे, कुल मुसलमानों में से 73% पसमंदा मुसलमान थे। वहीं तेलंगाना में जितने मुसलमान हैं उनमें से पसमंदा मुसलमानों की संख्या 81% पाई गई। पसमंदा मुसलमान देश के 5 राज्यों में यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल और असम में सबसे ज्यादा है। आइए अब इनकी आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। तो सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार अशराफ यानी सवर्ण मुसलमान की तुलना में पसमंदा मुसलमान बहुत पिछड़े हुए हैं। उसी तरह काका कालेलकर, मंडल आयोग, रंगनाथ मिश्रा आयोग ने भी माना कि मुस्लिम समाज के अंदर पसमंदाओं के साथ जातिगत भेदभाव होता है। अब राजनीति की बात करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से लेकर 14वीं लोकसभा तक कुल 400 मुस्लिम सांसद इस देश में चुने गए। हैरानी की बात है कि इनमें से सिर्फ 60 मुस्लिम सांसद पसमंदा समाज से ताल्लुक रखते थे और बाकी के 340 सांसद अशराफ यानी उच्च मुस्लिम जातियों से ताल्लुक रखते थे। अब मुस्लिम संगठनों की बात कर लेते हैं। यहां भी पसमानदा मुसलमानों के साथ अनदेखी की जाती है। जमाते उलेमाए हिंद हो, जमाते इस्लामी हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, वक्फ बोर्ड हो, इदारे शरिया हो, यहां भी उच्च जातियों के मुसलमानों का यानी अशराफों का बोलबाला है। और जहां तक शिक्षा जगत की बात है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन हो या फिर उर्दू एकेडमी हो, ये सारी सरकारी संस्थाओं में भी पसमानदा मुसलमानों की हिस्सेदारी बहुत कम है। और पसमानदा सामाजिक कार्यकर्ता फैयाज अहमद फैजी भी मानते हैं कि पसमानदा मुसलमानों की राजनीति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहद खराब है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा।
पसमानदा मुसलमानों की जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। और आप अभी 2006 में जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें जो चैप्टर नंबर 10 है वो पसमानदा मुसलमानों से डील करता है। उसमें आप देखेंगे तो तमाम आंकड़े के साथ उसने बताया है कि पसमानदा मुसलमान राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी बहुत पीछे हैं। और उनमें और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय का न रहना। तो आप देखेंगे कि एक आंकड़ा अशफाक हुसैन अंसारी साहब ने, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, 15वीं लोकसभा तक का, उन्होंने एक आंकड़ा पेश किया था अपनी किताब बेसिक प्रॉब्लम ऑफ ओबीसी मुस्लिम में। उन्होंने बताया था कि लगभग 450 के आसपास जो एमपी मुसलमान हुए हैं, उसमें से सिर्फ 60 मुसलमान पसमानदा समाज से हुए। तो इससे आप देख सकते हैं कि राजनीतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से पसमानदा मुसलमान अपने जनसंख्या के अनुपात में न्यूनतम दर्जे पे है, और अशराफ मुसलमान अपनी जनसंख्या के हिसाब से डबल तिगुने में भी भागीदारी हासिल किए हुए। तो इसमें कोई शक नहीं कि हिंदू समाज में आज भी छुआछूत मौजूद है, लेकिन कुछ यही हाल मुस्लिम समाज का भी है। लेकिन कितनी हैरत की बात है कि इस देश का एक इकोसिस्टम हिंदू समाज में मौजूद इस कुरीति के खिलाफ तो दिन भर नगाड़े बजाता है, लेकिन मुसलमानों के अंदर मौजूद छुआछूत पर सुई पटक सन्नाटा हो जाता है। मुस्लिम समाज में किस तरह से छुआछूत है, इसकी एक छोटी सी बानगी एक सर्वे में मिलती है। यह सर्वे अक्टूबर 2014 में से लेकर अप्रैल 2015 के बीच उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के 7000 से ज्यादा मुस्लिम घरों में किया गया था। इस सर्वे को प्रशांत के त्रिवेदी, श्रीनिवास गोली, फहीमुद्दीन और सुरेंद्र कुमार ने किया था। और इसी सर्वे के आधार पर एक लेख लिखा गया जिसका शीर्षक था डज अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट अमंग मुस्लिम्स, और यह लेख प्रकाशित हुआ था 9 अप्रैल 2016 को इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में, और इस लेख की कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में। तो प्रशांत के त्रिवेदी कमेटी की इस रिपोर्ट के अनुसार पसमानदा मुसलमानों के लिए उच्च जाति के मुसलमानों यानी अशराफों के कब्रिस्तान में कोई जगह नहीं होती, और अगर अपने मृतकों को उन्हें दफनाना भी होता है तो वो एक कोने में यानी साइड में दफनाते हैं। इस सर्वे के मुताबिक पसमानदा मुसलमानों के एक बड़े हिस्से का यह कहना है कि उन्हें उच्च जाति के मुसलमानों की तरफ से निकाह की दावत में निमंत्रण नहीं मिलता है, और यह संभवतः उनके सामाजिक रूप से अलग थलग रखे जाने के इतिहास की वजह से है। वहीं पसमानदा मुसलमानों के एक समूह ने कहा कि उन्हें उच्च वर्ग के मुसलमानों की दावतों में अलग बैठाया जाता है। मतलब जब दावत होती है तो पसमानदा मुसलमानों को बाकी मुसलमान अलग बिठाते हैं, और पसमानदा मुसलमानों का यह भी कहना है कि वो लोग उच्च जाति के लोगों के खा लेने के बाद ही खाना खाते हैं। और बहुत से लोगों ने यह भी कहा है कि उन्हें अलग थाली में खाना दिया जाता है, और करीब 8% पसमानदा मुसलमानों ने कहा कि उनके बच्चों को कक्षा में खाने के दौरान अलग पंक्तियों में बैठाया जाता है। और पसमानदा मुसलमानों के एक बड़े तबके ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके समुदाय को छोटे काम करने वाला समझा जाता है। और इसी तरह 20%, जी हाँ 20% पसमानदा मुसलमानों ने यह माना है कि उच्च जाति के मुसलमान उनसे दूरी बनाकर रखते हैं। पसमानदा सामाजिक कार्यकर्ता फैयाज अहमद फैजी तो यहां तक कहते हैं कि मरने के बाद भी अशराफ मुसलमान इन पिछड़े मुसलमानों के साथ बराबरी का बर्ताव नहीं करते, और अपने कब्रिस्तानों में भी पसमानदा मुसलमानों को जगह नहीं देते। आप भी खुद सुनिए पसमानदा मुसलमानों से भेदभाव की कहानी फैयाज अहमद फैजी की जुबानी। जहाँ तक पसमानदा मुसलमानों से भेदभाव की बात है, तो जो मुस्लिम समाज की आप जो देखेंगे, मुस्लिम समाज के अंतर्गत ही बहुत ज़्यादा भेदभाव है। जो बाहर से आया हुआ मुसलमान है, जो खुद को अशराफ वर्ग कहता है, आप देखेंगे सारे मुस्लिम और अल्पसंख्यक नाम से चलने वाली संस्थाएं जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमात इस्लामी है, जमीयतुल उलमा हिंद है, या फिर ओवैसी की पार्टी है, या फिर आप बड़े संस्थाएं जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, वहाँ आप देखेंगे जहाँ अल्पसंख्यक और मुसलमान नाम की संस्था है, वहाँ आप देखेंगे अशराफ वर्ग ही डोमिनेटेड है और खुलेआम उनके साथ भेदभाव है। सामाजिक स्तर पर भी देखेंगे कि मस्जिद में जाने से लेके कब्रिस्तान में दफन होने तक में भेदभाव, यानी मरने के बाद भी ये अशराफ वर्ग अपने बगल में देसी मुसलमानों को यानी पसमानदा मुसलमानों को दफन नहीं होने देता है, यानी मरने के बाद भी लाश के अंदर भी भेदभाव है। आम तौर से छूत छात है, उनके यहाँ ईद में न जाना या शादी ब्याह में न जाना, ये आम तौर से सामाजिक रूप से देखा जा सकता है। तो बहुत ही देखिए, हिंदू समाज में तो सामाजिक न्याय पे काम हुआ है तो वहाँ कुछ बात आगे बढ़ी, लेकिन मुस्लिम समाज में चूँकि सामाजिक न्याय पे बिल्कुल काम नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ भेदभाव उसी तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
हालांकि इस्लाम में समानता की बात की जाती है, लेकिन भारतीय मुस्लिम समाज में जाति व्यवस्था का भरपूर प्रभाव देखा जाता है। अशराफ खुद को श्रेष्ठ मानते हैं और पसमंदाओं को नीची दृष्टि से देखते हैं। यही बात डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर भी मानते थे। बार बार डॉक्टर अंबेडकर का हवाला देकर हिंदू धर्म में खोट निकालने वालों को बाबा साहेब अंबेडकर की लिखी पुस्तक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया भी पढ़ना चाहिए। इस किताब के पेज नंबर 228 पर डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय मुसलमानों में मौजूद जाति प्रथा की जो कुरीति है उसके बारे में जमकर हमला बोलते हुए लिखा है कि हर व्यक्ति यही अनुमान लगाता है कि इस्लाम दास प्रथा और जाति प्रथा से मुक्त होगा। गुलाम प्रथा जब मौजूद थी तब इसे ज्यादातर समर्थन इस्लाम और इस्लामी देशों से ही मिलता था। मुसलमान दो तरह के समाजों में बटे हुए हैं, पहला अशराफ और दूसरा अजलाफ। अशराफ का मतलब होता है कुलीन, यानी जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो, और इसमें विदेशियों यानी अरबों के वंशज और ऊंची जातियां जिन्हें आप स्वर्ण कह सकते हैं से धर्मांतरित हिंदू शामिल हैं। और बाकी के दूसरे मुसलमान जिनमें व्यावसायिक वर्ग और निचली जातियों के धर्मांतरित शामिल हैं उन्हें अजलाफ अर्थात नीचा यानी निकृष्ट व्यक्ति माना जाता है। कुछ स्थानों पर एक तीसरा वर्ग अर्जाल भी है जिसमें आने वाले व्यक्ति सबसे नीच समझे जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर आगे लिखते हैं, उनके साथ कोई भी अन्य मुसलमान मिलेगा जुलेगा नहीं और ना उन्हें मस्जिद और सार्वजनिक कब्रिस्तानों में प्रवेश करने दिया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर आगे लिखते हैं कि मुसलमानों में भी हिंदुओं जैसी सामाजिक वरीयता और जातियां हैं। मुसलमानों के अंदर व्यक्ति को अपनी जाति का नाम कायम रखना पड़ता है जिसमें उसने जन्म लिया है। अगर वो अपनी जाति से अलग कोई दूसरा पेशा अपना लेता है तब भी उसे उसी समुदाय का माना जाता है जिसमें उसने जन्म लिया था। जैसे हजारों जुलाहे कसाई का धंधा अपना चुके हैं लेकिन वो जुलाहे ही कहे जाते हैं। मुसलमानों में जाति प्रथा ही नहीं बल्कि छुआछूत भी प्रचलित है। इस बात से यह सिद्ध हो जाता है कि निसंदेह भारत में मुस्लिम समाज भी हिंदू समाज की तरह सामाजिक बुराइयों से अछूता नहीं है। तो मुसलमानों में जो जातिवाद है उसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने विस्तार से लिखा है, और ना सिर्फ लिखा है बल्कि भारतीय इस्लाम के अंदर मौजूद भेदभाव और छुआछूत पर करारा प्रहार भी किया है। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर ने यह सब इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में हिंदू समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज से भी छुआछूत और भेदभाव का सामना उन्होंने किया था। आपको अब तक डॉक्टर अंबेडकर के बारे में यह बार बार बताया गया होगा कि कैसे बचपन में उन्हें बैलगाड़ी से उतार दिया गया था, कैसे उन्हें स्कूल में अलग से पानी पीना पड़ता था, और कैसे एक नाई ने उनके बाल काटने से मना कर दिया था, और कैसे बड़ौदा में रहने के लिए उन्हें घर नहीं मिला था क्योंकि वो दलित समुदाय से आते थे। लेकिन कभी आपको किसी ने यह नहीं बताया होगा कि कैसे मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ भेदभाव और छुआछूत का बर्ताव किया था। यह बात मैं नहीं कह रहा बल्कि यह बात खुद डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब वेटिंग फॉर ए वीजा में लिखी है, और इस किताब को बकायदा अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कोर्स में पढ़ाया जाता है। अंबेडकर ने इस किताब के चौथे अध्याय में 1934 की अपनी दौलताबाद यात्रा का जिक्र करते हुए लिखा है कि वो रमजान का महीना था। हमने दौलताबाद किले के बाहर बने तालाब में हाथ मुंह धोई थे कि एक बूढ़ा मुसलमान चिल्लाते हुए बोला, तुम अछूतों ने तालाब का पानी गंदा कर दिया। थोड़ी देर में कई मुसलमान जमा हो गए और हमें गालियां देने लगे कि तुम अछूतों का दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारी औकात क्या है, हम तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है। डॉक्टर अंबेडकर आगे लिखते हैं कि हमने समझाने की कोशिश की लेकिन मुसलमान हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वो हमें इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे कि हम भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वहां दंगे जैसे हालात बन गए थे और हत्या भी हो सकती थी। डॉक्टर अंबेडकर आगे लिखते हैं कि तब मेरा धैर्य खत्म हो गया। मैंने थोड़ा गुस्से में पूछा, क्या तुमको तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? क्या तुम किसी अछूत को पानी लेने से रोक दोगे? अगर वह मुसलमान बन जाए तो क्या तब भी तुम रोक दोगे? यह सुनकर वो चुप हो गए। इस किस्से से साफ होता है कि कैसे एक अछूत हिंदू मुसलमान के लिए भी
अछूत होता है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने मुस्लिम समाज में मौजूद भेदभाव और छुआछूत की पोल अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर ए वीजा में इस तरह से खोली थी। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे जाति जनगणना का क्रेडिट लेने की क्यों मची है होड़। पापा पूछेंगे नहीं 800 रुपीस की एंड ऑफ सेमेस्टर पार्टी के बारे में? मम्मी 800 नहीं 680। अरे अपडेट किया है बच्चे ने भी। मैं आपके फैमिली ग्रुप में खर्चा तो हुआ ना? पहली बार हिसाब दिया है बेटे ने। फैमिली ग्रुप पे पाइए फैमिली से पेमेंट अपडेट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने का बड़ा फैसला लिया तो उस फैसले का पर क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। खासकर बिहार में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने पोस्टर लगाकर इस फैसले का श्रेय अपने अपने नेताओं को देने की कोशिश शुरू कर दी, क्योंकि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस आरजेडी का दावा है कि उनके दबाव में फैसला लिया गया। वहीं बीजेपी पूछ रही है कि बिहार में 15 साल आरजेडी और 50 साल कांग्रेस सत्ता में रही, तब जाति जनगणना क्यों नहीं हुई। और जिस तरह से कांग्रेस आरजेडी इस फैसले का क्रेडिट लेने की होड़ में लगी है, उससे कांग्रेस और सामाजिक न्याय की बात करने वाली उसकी सहयोगी पार्टियों का असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। राहुल गांधी जी, हमारा इंडिया गठबंधन जी, इसमें अखिलेश यादव जी हैं, इसका बड़ा साफ नजरिया था कि हम हर हाल में जाति आधारित जनगणना चाहते हैं। ये जीत है कांग्रेस जनों की, ये जीत है उन लोगों की जो चाहते थे जाति आधारित जनगणना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध भी है और कटिबद्ध भी है। उसी श्रृंखला में जब से वो प्रधानमंत्री बने तब से सामाजिक न्याय के काम करते आए हैं। और कांग्रेस के ज़माने में 2011 में जब जाति के आंकड़े लिए गए थे लेकिन प्रकाशित नहीं किए, किसने रोका इनको? इसका मतलब कांग्रेस जो है दो मुही बातें करती है। तेजस्वी यादव जी, आप मुद्दा को भटकाने, लटकाने और उसका श्रेय लूटने का खेल बंद करिए। आपके माता पिता 15 साल थे और आपके सहयोगी कांग्रेस पार्टी भी 50 साल सत्ता में रही। कितनी बार गणना हुआ है? कभी क्यों नहीं बोला? तो आज पूरा सच में इतना ही। अगले सप्ताह होगी फिर आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।